अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लास्ट हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ओवर थिंकिंग, उसके ऊपर आप लोगों का बड़ा भरपूर रिस्पांस आया। डॉक्टर नफीसा हमारे साथ थी, आज भी वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी और उससे रिलेट किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। और एक मैसेज जो था ना, वो था कि ये OCD के ऊपर भी वीडियो बनाएं, उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं जी। तो आज इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। पहला मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे लोग ना वो कहते हैं कि एंग्जाइटी डिप्रेशन, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में डिफ्रेंशिएट हम कैसे करें कि इनमें फ़र्क क्या है, किन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है? एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स सेम होते हैं, कॉमन आ जाते हैं, जिसके बेस पे बहुत से लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन को एक ही समझते हैं कि ये एक ही है, या फिर उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अगर उनको एंग्जाइटी होती है तो समझते हैं कि डिप्रेशन है, अगर डिप्रेशन होता है तो समझते हैं एंग्जाइटी है। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको डिफ्रेंशिएट का नहीं पता होता, उनको अगर एंग्जाइटी होती है तो वो डिप्रेशन समझने लग जाते हैं, और अगर डिप्रेशन होता है तो एंग्जाइटी समझने लग जाते हैं। एंग्जाइटी एक डिफरेंट कंडीशन है, डिप्रेशन एक डिफरेंट कंडीशन है। हाँ, एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में भी डिफरेंस है। एंग्जाइटी एक कॉमन चीज़ है, जैसे अगर एक इंसान कुछ कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, तो वो थोड़ा सा एंजियस होगा, थोड़ा सा नर्वसनेस उनमें होगी। किसी भी काम करने में, किसी के काम के स्टार्ट में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाते हैं। इट्स कॉमन एंड इट्स ओके। लेकिन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर क्रिएट करे, अगर एक इंसान कुछ करना चाहता है और उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर हो, परसिस्टेंट वरीज हो, फ़िक्रमंद हो उस चीज़ के बारे में, उन सिचुएशंस के बारे में जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो, वो कोई काम कर नहीं पाता, 6 मंथ तक अगर ये सारे सिम्टम्स मुसलसल रहे तो फिर हम इसको एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। ठीक है, कि प्रॉपर ये बीमारी है, 6 महीने से मुस्तकिल जी, वो बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा है, खौफ ज़दा है, बिल्कुल, तो फिर वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आएगा जी। और डिप्रेशन? ओके, डिप्रेशन पे भी बात करते हैं। 2 मेन सिम्टम्स डिप्रेशन के ऐसे हैं जो एंजाइटी को डिप्रेशन से डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों सिम्टम्स। डिप्रेशन में सबसे पहले पूरा दिन लो मूड रहना, ठीक है, होपलेस हो जाना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लो मूड, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये 2 सिम्टम्स होंगे तो डिप्रेशन की तरफ एक बंदा जा रहा है। एंजाइटी के सिम्टम्स पे अगर हम फोकस करें तो एक इंसान बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है, फ़िक्रमंद होता है, जिसकी वजह से वो पैनिक कंडीशन में चला जाता है। ठीक है। पैनिक कंडीशन में क्या होता है, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ठीक है, ब्रीथिंग लो हो जाती है, स्वेटिंग आ जाती है उनको, हाथ पाँव शेकिंग करने लग जाते हैं, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा लो कंसंट्रेशन, लो मेमोरी, इरिटेशन, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। एपिटाइट भी लो हो जाती है, वीकनेस भी आ जाती है। ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन, नमनेस, डिजीनेस, ठीक है जी। और अगर डिप्रेशन की तरफ जाए तो डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स में मूड लो रहना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो ख्वाहिश ही नहीं रहती, ठीक है, जिंदगी गुजारने का कोई जवाब ही नहीं रहता। जी बिल्कुल, उम्मीद ना उम्मीद हो जाते हैं, उम्मीद रहता ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। होपलेस हो जाते हैं, वर्थलेस हो जाते हैं, ख़ुद को कमतर समझने लग जाते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन लो हो जाती है, मेमोरी लो हो जाती है, या तो हाइपरसोमिया हो जाता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, या इंसोमिया हो जाता है, नींद बिल्कुल नहीं आती। एपिटाइट में भी चेंजेस आ जाती है, या तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है या फिर बिल्कुल खाता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गिल्ट उनको होता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल अटैम्प्ट, ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। इसके अलावा खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू बिल्कुल करता बिल्कुल है, तो ये डिप्रेशन की तरफ जो मतलब ये उसका एक ऐसी लैक ऑफ सेंसेशंस भी आ जाते हैं डिप्रेशन में। सेक्स ड्राइव लो हो जाते हैं, मतलब उनके सेक्स ड्राइव ख़त्म हो जाते हैं, जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। मतलब अगर एक इंसान, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ का,
वो ज़िंदगी का उसको गुजारने का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें उसकी अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। एंजाइटी में ये होता है कि कोई चीज़ कर नहीं पाता, खौफ की वजह से, डर की वजह से, लेकिन वो चीज़ करने की उनमें विश होती है, वो चाहते हैं कि हम ये चीज़ करें, लेकिन वो डर की वजह से नहीं कर पाते। अब डिप्रेशन में वो ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती है, नाउमीदी की तरफ आ जाते हैं। ये डिफ्रेंशिएट है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये भी होगा इसमें, और बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी करेंगे, कि क्या एंजाइटी डिप्रेशन साथ साथ हो सकती है? बिल्कुल, एंजाइटी डिप्रेशन कोमॉर्बिडिटी में भी आ सकते हैं, साथ हो सकता है। अगर इसको हम देखें, एंजाइटी अगर लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू हो, तो कंटिन्यूसली एंजाइटी के सिम्टम्स आए, लॉन्ग टर्म तक जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली डिप्रेशन भी आ जाता है। ठीक है, साथ साथ डिप्रेशन भी? जी बिल्कुल। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जिनको एंजाइटी के सिम्टम्स भी होते हैं, जिनको डिप्रेशन के सिम्टम्स भी होते हैं, मतलब दोनों कोमॉर्बिडिटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ठीक हो गया, यानी कि एंजाइटी अगर ज़्यादा अरसे तक रहे, बिल्कुल, तो आगे जाके उस पेशेंट में, जो एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, उसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स, डिप्रेशन वाली अलामात भी जो है वो पाई जा सकती हैं, और उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, क्या इसका कोई लिंक है एंजाइटी के साथ? पहले एंजाइटी के टाइप्स में ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स को रखा गया था, लेकिन अब DSM में अलग कर दिया गया है। अब उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अलग ये है क्या, थोड़ा सा बता दें सुनने वालों को। बिल्कुल, डस्ट के हवाले से लोगों को होती है, बार बार हाथ धोना। एक इंसान ये समझता है कि उसके हाथ गंदे हैं, अब वो एक बार ऑब्सेशन आए, नेगेटिव थॉट्स आए उन्होंने अब वो एंजाइटी होने लगी, हाथ गंदे हैं, जरासीम अंदर चला जाएगा, कुछ हो ना जाए, वो एंजाइटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब पैनिक कंडीशन में जाने से रोकने के लिए, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो हाथ धो लेता है, एक बार होता है। जी, अब एक बार हो गया, दोबारा से ऑब्सेशन आए, दोबारा हाथ धो लिया, बार बार ये ऑब्सेशंस आते हैं और बार बार ये कंपल्जन्स होता है एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन ये ना तो एंजाइटी रिड्यूस होती है, ना उनके ऑब्सेशंस ख़त्म होते हैं, और वो रिपीट करता रहता है। बिल्कुल ऐसी है। इसकी एग्जाम्पल कोविड-19 की अगर मैं दे दूँ, तो कोविड-19 का जो एक लहर आई थी कोविड-19 की, उसमें बहुत से लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों डिसऑर्डर्स आ गए थे। बिल्कुल, वो समझते थे कि अगर हम बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो कोविड हो जाएगा, जरासीम अंदर आ जा, बार बार घर पे रहना, बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, वो एंजाइटी, बिल्कुल ऐसी है। वो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर भी आ गए थे। ऑब्सेसिव थॉट्स तो आते थे, एंजाइटी बढ़ती थी, खौफ भी होता था, अब उनको रिड्यूस करने के लिए बार बार उनके कंपल्सिव बिहेवियर्स आ जाते थे। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एक नॉर्मल, एक हेल्दी एंजाइटी में और OCD में क्या फ़र्क है, ये भी लोगों को पता चलना चाहिए, कि कहाँ पे वो एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये नॉर्मल एंजाइटी है, और ये अब बात OCD तक चली गई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तक चली गई। ठीक है। वैसे तो मैंने एंजाइटी के बारे में बता दिया कि एंजाइटी एक अलग चीज़ है, एंजाइटी डिसऑर्डर एक अलग चीज़ है। एंजाइटी सबको होती है, एक नॉर्मल बंदे को भी होती है, लेकिन इट्स ओके, वक्त के साथ साथ इंसान ठीक हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर और OCD डिसऑर्डर पे अगर हम बात करें, इनमें डिफ्रेंशिएट ये होती है कि एंजाइटी में खौफ होने लगता है डस्ट से, ये जरासीम मुझ तक ना पहुँचे, मेरे अंदर ना जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, जी, नुकसान ना पहुँचा दे, मर ना जाऊँ इसकी वजह से, जिसके बेस पे वो क्या करते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको इलनेस एंजाइटी होती है, उनको लगता है कि हमारे अंदर बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे एंजाइटी होती है तो एंजाइटी की वजह से हार्ट बीट फास्ट होती है, और लोग ये समझते हैं कि दिल की बीमारी है। बिल्कुल ऐसे। स्टमक इश्यूज़ होने लगते हैं, लोग समझते हैं कि स्टमक कैंसर ना हो जाए, ये स्टमक कैंसर ही है, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी होती है कि इंसान पैनिक कर जाता है, उनको लगता है बस ये लास्ट कंडीशन है, इसके बाद हम मर जाएंगे। तो उनको यही लगता है कि हमें हार्ट अटैक है, कि स्टमक इश्यूज़ है, वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर बार बार टेस्ट करवाते हैं। ये OCD में आता है? जी, फिर ये OCD में आ जाता है। मतलब नहीं कि वो अब उसी इलनेस एंजाइटी, बिल्कुल इलनेस एंजाइटी से वो OCD में शिफ्ट हो गई। पहले उनको खौफ होता था हमारे अंदर कोई बीमारी है, ठीक है,
ये जो बार बार टेस्ट कराते हैं, जी, एको बिल्कुल, कराया हुआ है, बिल्कुल। एंडोस्कोपी कराई हुई जी, है, जी, इतने मतलब अक्सर लोग आते हैं उनकी वो फाइल भरी हुई होती है, बिल्कुल मतलब ऐसी इतने है। टेस्ट उन्होंने रिपीट किए होते हैं, मतलब वो पूरी एफर्ट होती है उनकी कि कुछ ना कुछ निकल आए। निकल आए, बिल्कुल। तो ये बेस है एंजाइटी अब जो है ओसीडी की तरफ कन्वर्ट होगी, क्योंकि वो जब डरते हैं वो पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, बिल्कुल, बिल्कुल। और यही एक्ट वो रिपीट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ऑब्सेशंस उनको आते हैं बार बार, उन ऑब्सेशंस की वजह से एंजाइटी इंक्रीज़ होने लगती है। अब एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार टेस्ट करवाते हैं, हालांकि उनके टेस्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो कि इतने ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कोई ना कोई बीमारी है, दिल की बीमारी तो लाजमी है। जब मैं उनके टेस्ट चेक कर लेती हूँ, मैं कह देती हूँ कि ये देखिए आपके टेस्ट बिल्कुल क्लियर है, ECG करवा देते हैं वो लोग बार बार। मैं उनको बता देती हूँ ये सारी टेस्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं, हमारे अंदर कोई ना कोई मैं भी ना बीमारी है। उनका दिल रखने के लिए ना वो सारे रिपोर्ट्स देख रहा होता हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि इनमें कुछ भी जो है ना एबनॉर्मेलिटी नहीं आनी, सब बिल्कुल, नॉर्मल है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अक्सर जो है ना, जब पेशेंट फिर ये भी कहते हैं कि आपने शायद पूरी तफसील से ना मेरी वो रिपोर्ट्स नहीं देखी, एक दफ़ा फिर देखें। जी जी जी, तो फिर उनको मैं यही कहता हूँ कि देखें ये ख्यालात की बीमारी है, बिल्कुल। और वो आपको कितने डॉक्टर्स ने मुझसे पहले ये बोला है कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है? कहते हैं जी जितने डॉक्टर्स के पास गए सब ने यही बोला है कि रिपोर्ट नॉर्मल है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं कि ये OCD की तरफ बात चली जाती है, और बिल्कुल। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो है जो इस कैफियत से गुजर रहे हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलीजियस OCD, जी जी क्या ये कोई बीमारी है? जी, बिल्कुल। रिलीजियस OCD की एक टाइप है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की एक टाइप थोड़ा है। लोगों को समझाने के लिए बता दें कि ये क्या है। ओके, अच्छा, रिलीजियस OCD में क्या होता है, इसमें एक इंसान को बार बार ऑब्सेशंस आते हैं अबाउट देयर स्पिरिचुअल लाइफ, अबाउट मोरालिटी। बार बार इनको ऑब्सेशंस आते हैं और फिर इनकी एंजाइटी इंक्रीज़ होती है उन ऑब्सेशंस की वजह से, उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से। फिर एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। अब किस टाइप के ऑब्सेशंस आते हैं रिलीजियस OCD के पेशेंट को? उनको लगता है कि हमारा ईमान कमज़ोर है, हम दोज़ख में जाएंगे, अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा, हमसे बहुत बड़ी गुनाही हुई है। ये सारी चीज़ें बार बार उनके माइंड में यही आता है। अब इन ऑब्सेशंस पे कंट्रोल लाने के लिए, ऑब्सेशंस को कंट्रोल करने के लिए, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। बार बार नमाज़ पढ़ते हैं, एक बार नमाज़ पढ़ लिया उनको लगता है जैसे कोई गलती हो गई है, ये कबूल नहीं होगी, दोबारा पढ़ें। जी, दोबारा पढ़ लिया। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो नमाज के अल्फाज को इतने बार दोहराते हैं कि नमाज जो कि 10 to 15 मिनट तक हम पढ़ लेते हैं, उनकी नमाज 2-3 घंटे तक चली जाती है, इन्हीं ऑब्सेशंस की वजह से, इन्हीं कंपल्शन बिहेवियर की वजह से। तो रिलीजियस OCD बहुत ही कॉमन है। रिसर्च के बेस पे 33% लोगों में रिलीजियस OCD है। इजिप्ट कंट्री में सबसे ज़्यादा रिलीजियस OCD पाई जाती है। 60% लोगों में रिलीजियस OCD पाई जाती है। इसके अलावा मैं एक एग्ज़ाम्पल भी दे देती हूँ। मेरी अपनी पेशेंट रही है एक रिलीजियस OCD की। मेरे पास जब आई थी वो मुझे यही कंप्लेन कर रही थी कि मैं नमाज नहीं पढ़ पाती, बहुत मुश्किल से पढ़ती हूँ। मैं नमाज के एक अल्फाज को 15-16 बार रिपीट करती हूँ, 2-3 घंटे तक मेरी नमाज चली जाती है। जैसे वो समझती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वर्ड है, अब मैं सही पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे ऑब्सेशन आता है कि ये अल्फाज मैंने गलत बोला है, मैं बार बार पढ़ती हूँ, जिसकी वजह अब वो जो ऑब्सेशंस आते हैं वो अनवांटेड होते हैं, वो नहीं चाहते इस तरह के ऑब्सेशन इनको बार बार आए, लेकिन इनका लैक ऑफ कंट्रोल होता है, तभी वो रिपीटेटिव बिहेवियर उन पे करते हैं। अब वो जो बिहेवियर कर रहे हैं, रिपीटेटेड बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर जो आ रहे हैं, वो भी अनवांटेड होते हैं, लेकिन वो लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से होते हैं। मुझे एक पेशेंट याद आ गया, ये अच्छा हुआ मुझे इसी टाइम याद आया। बहुत सारे लोग शायद इससे रिलेट भी कर पाए। वो साहब आए थे तो वो कहते हैं कि मैंने कहीं एक हदीस जो है वो पढ़ी कि ये जो पेशाब के कतरे हैं ये अगर आपके जिस्म पे गिरें तो आपको कब्र में बड़ा सख्त अजाब होगा। ये चीज़ कहते हैं ना, ये बात जो है मेरे जहन में ये हदीस रिपीट होती रही और फिर मुझे इतनी ज़्यादा OCD हो गई कि मुझे लगता था कि जैसे जब भी मैं
जो है पेशाब करता था तो उसके बाद मुझे लगता था कि जैसे वो कतरे अभी भी जो है वो मेरे जिस्म को नापाक कर रहे हैं, और उस चीज़ ने, सिर्फ इतने से ख्याल ने मेरी ज़िंदगी को जो है वो इतना अफेक्ट किया कि मैं उस एक थॉट के बाहर निकल नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार जाता था। दिन में इतनी दफ़ा मैं वॉशरूम जाता था कि उसने मुझे बाकी हर काम से जो है वो साइड पे कर दिया था, मेरे इबादत हर चीज़। यानी कि मैं यही सोचा था कि मेरी नमाज कबूल नहीं होगी, तो मतलब इस तरह से ना सारी वो नेगेटिव थॉट। तो ये बिल्कुल ऐसे था, और वो कह रहे थे कि मुझे और कोई मसला नहीं था, सिर्फ ये एक ख्याल मेरे जहन में आया और उससे ना मुझे ऐसे लगा कि जैसे वाकई मेरा वही अंजाम होगा। और फिर उस ख्याल को इतनी नेगेटिवली वो रिपीट किया उन्होंने कि वो पूरी एक बीमारी बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। कंपल्सिव बिहेवियर में बार बार वज़ू करना, बार बार नमाज़ पढ़ना, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं क्योंकि वो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं और ये इनके कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये बता दें कि थोड़ी कॉजेज़ के ऊपर भी ना कि वजूहात क्या होती है एंजाइटी डिप्रेशन ओसीडी की, थोड़ी इसकी जनरली ना, ताकि जो आम पब्लिक है वो आम फहम बात हो कि लोग समझ सकें। ओके, एंजाइटी डिप्रेशन ओसीडी के कॉजेज़ पे बात करें तो तीनों की कॉजेज़ सेम ही है। सबसे पहले ब्रेन के केमिस्ट्री पे अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारी फियर्स को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। सेरोटोनिन, डोपामीन, ये आ जाते हैं उनमें। जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, या तो इनका लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, तो एंजाइटी डिप्रेशन ओसीडी होने लग जाती है। इसके अलावा जेनेटिकली भी होता है। अगर किसी के जीन्स में ये बीमारी है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में 3% चांसेस है ये बीमारी होने की। ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, बचपन में अब्यूज़ होना, फिज़िकली, वर्बली, सेक्सुअली। मेरी जो पेशेंट थी रिलीजियस ओसीडी की, उनकी मेन कॉज ही यही थी, सेक्सुअल अब्यूज़ थी, जिनकी वजह से यंग एज में उनको रिलीजियस ओसीडी हो गई थी। वो समझती थी मैं नापाक हूँ। इसके अलावा अगर किसी लव वन की डेथ हो जाए, ट्रॉमा के बेस पे भी कन्फ्लिक्ट्स बन सकते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी होती है। डाइवोर्स, बच्चों को प्यार ना दिया जाए, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ नीड्स, आइसोलेशन में छोड़ देना बच्चों को, तो इन सारे ट्रॉमास की वजह से, इन सारे सिचुएशंस की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी होने लग जाती है। इसके अलावा मेडिकल कंडीशन की वजह से भी होता है। सर आपने देखा होगा बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल साथ साथ लिखा होता है कि जब वो लंबे अरसे से डायबिटिक रह चुके होते हैं तो उसके बाद साथ डिप्रेशन भी होने लगता है, सामने होती है। बिल्कुल सही। इसी तरह जिनको हार्ट डिजीज़ होती है, लंग डिजीज़ होती है, या थायराइड जिनको होता है, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन जिनकी होती है, उनको एंजाइटी, ओसीडी और डिप्रेशन होने लग जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेडिकेशन की वजह से भी एंजाइटी, डिप्रेशन होती है। कुछ मेडिसिन ऐसे होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट में एंजाइटी, डिप्रेशन आता है। अल्लाह अकबर। यानी कि जो लोग अभी जो मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो लंबा अरसा वो मेडिसिन लेंगे तो उनके साइड इफ़ेक्ट से भी एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा सब्सटेंस यूज़ की वजह से, जैसे कोई अल्कोहल लेता है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। ये सारी कॉजेज़ एंजाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी की आ जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा इलाज की तरफ। जी। तो ट्रीटमेंट, मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है अगर लेट से कोई बंदा जो हमें इस वक्त देख रहा है और वो इनमें से एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी से गुजर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी कि वो क्या ट्रीटमेंट लेके उससे उसकी ज़िंदगी में आसानी आए? ट्रीटमेंट दो तरह की होती है, एक मेडिकेशन के ज़रिए और एक साइकोथेरेपी के ज़रिए। मेडिकेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो सेवेरिटी लेवल होती है, चाहे एंजाइटी की हो, डिप्रेशन की हो या ओसीडी की हो, वो हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है।
ठीक है। इसके अलावा साइकोथेरेपी मेन रूट कॉज पे जाने के लिए, उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए दी जाती है, साथ ही देनी चाहिए। मेडिकेशंस के साथ साथ जब वो नॉर्मल लेवल पे हार्मोन आ जाए तो कन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा, मेडिकेशन आप लेते जाएंगे तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। कुछ टाइम के लिए रिड्यूस होगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी, बार बार आएगी जब तक कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व ना किया जाए। साइकोथेरेपी आप ना ले तो आप इस बीमारी से जान छुड़ा नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, मेडिसिन यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि बहुत ज़्यादा सिविरिटी है, बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ में है पेशेंट, तो उसको मेडिसिन पे, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन काबिल एहतराम में ज़िंदगी बचाती है, बिल्कुल, आपने उनको जगह पे ले आए, चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, साथ साइकोथेरेपी चल पड़ी, तो आहिस्ता आहिस्ता उन मेडिसिन को टेपर ऑफ किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर उन पहले हार्मोनल इम्बैलेंस को अगर बैलेंस किया जाए, उनकी कंडीशन नॉर्मल लेवल पे आ जाए, फिर उसके बाद मेडिसिन शिफ्ट करके साइकोथेरेपी पे ले आए। ठीक है। और एक्सरसाइज का कोई रोल है जी इसके जी अंदर? साइकोथेरेपी में ऐसे बहुत से एक्सरसाइज है। सबसे पहले CBT हम यूज़ करते हैं। ठीक है। CBT एरन बैक की एक थेरेपी है जिसमें जो कि कम्बिनेशन है कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी की। इसमें हम कॉग्निशन पे भी बात करते हैं, बिहेवियर पे भी बात करते हैं। CBT में क्या होता है, जो माल अडॉप्टिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग होती है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं या माल अडॉप्टिव बिहेवियर होता है, पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उन फॉल्टी थॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको चैलेंज करते हैं, फिर उन फॉल्टी थॉट्स को, अनरियलिस्टिक थॉट्स को रियलिस्टिक वे में लेकर आते हैं, रिप्लेस कर देते हैं अनरियलिस्टिक थॉट्स को रियलिस्टिक थॉट्स में। तो ये CBT बहुत ही एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इनमें बहुत से सेशंस आ जाते हैं, एक सेशंस में नहीं होते, काफ़ी सारे सेशंस में इनमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं थॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर उन पे आर्गूमेंट्स करने के लिए, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इस पे तकरीबन कितना अरसा लगता है सुनने वाले, अगर वो इलाज करवाना चाहते हैं तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितने अरसे में बेहतरी महसूस हो जाती है? टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स पे, पेशेंट के कोऑपरेशन पे, कितना कोऑपरेट कर रहा है, उनको हम जो टास्क दे रहे हैं कितना उन पे वर्क कर रहा है। अगर पेशेंट अपने टास्क पे अच्छे से वर्क कर रहा है तो ये बहुत जल्द उनकी इश्यूज़ जो है रिजॉल्व हो जाएंगे, CBT उन पे काम करने लगेगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, डिले कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो फिर वो उनमें थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबे अरसे तक जा सकता है, मे बी 8 to 10 सेशंस तक चला जाता है। ठीक है। ये नहीं कि इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की कि जितना पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है, बिल्कुल आपकी राह में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद है। जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उससे आप हेल्प सीख कर रहे हैं, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनकी बताई हुई बातों पे पूरे यकीन के साथ अमल करें, क्योंकि जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं होगी। बिल्कुल। CBT एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD तीनों के लिए बेस्ट है। इसके अलावा एंजाइटी के लिए रिलैक्सेशन थेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। एंजाइटी और डिप्रेशन में एक बंदा रिलैक्स नहीं होता, उनका माइंड, उनकी बॉडी बिल्कुल ऐसे उन्हें लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ हो उनके दिल पे। बिल्कुल सही बात है। उनको रिलैक्सेशन की सबसे पहले ज़रूरत होती है। मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले 2 सेशंस में रिलैक्सेशन थेरेपी देती हूँ। रिलैक्सेशन थेरेपी में डीप ब्रीथिंग आ जाती है, PMRT आ जाता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी। इसके अलावा मेडिटेशन करवाती हूँ, माइंडफुल मेडिटेशन, अपने 5 सेंसेस को एक्टिव करके प्रेजेंट में रहना, रिलैक्स करवाना। इसके अलावा एंजाइटी के लिए एक दूसरी थेरेपी मस्ट है, एक्सपोजर थेरेपी। ठीक है। इसको थोड़ा सा सुनने वालों के लिए बिल्कुल, जिनको एंजाइटी होती है, देखिए अगर किसी एक चीज़ से हमें खौफ होने लगता है, जब तक उस खौफ का सामना ना करे वो खौफ हमारे अंदर रहता है। बिल्कुल सही। जब सामना हो जाए तब ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात। अब एक्सपोजर थेरेपी हम ऐसे नहीं करते कि डायरेक्ट उनके सामने वो फियरफुल सिचुएशन ले आए या फियरफुल ऑब्जेक्ट ले आए जिनसे वो डरते हैं। डायरेक्ट हम नहीं ला सकते क्योंकि उनकी कंडीशन ख़राब भी हो सकती है, पैनिक में भी जा सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर थेरेपी यूज़ करते हैं। इनमें एक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसमें हम सबसे पहले रिलैक्सेशन देते हैं, डीप ब्रीथिंग, PMRT। उसके बाद
फियर लिस्ट बना लेते हैं उनकी, जैसे एक हायरार्की बनाते हैं, लीस्ट फियरफुल सिचुएशन या लीस्ट फियरफुल ऑब्जेक्ट, फिर मोस्ट फियरफुल सिचुएशन, मोस्ट फियरफुल ऑब्जेक्ट, एक पूरी हायरार्की बनाते हैं। सबसे पहले लीस्ट फियर पे जाते हैं, पहले उनको एक्सपोज करा देते हैं उन फियर से, उनको एंजाइटी होने लगती है, फिर वहाँ पे एंजाइटी जब होती है, एक्सपोजर भी हो गया, एंजाइटी भी हो गई, अब उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए दोबारा से रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं, ताकि वो एक्सपोज भी हो के एंजाइटी जब होने लगती है रिलैक्स कर देते हैं, फिर उनको रियलाइज़ कर देते हैं कि ये चीज़ इतनी फियरफुल नहीं है, ये सिचुएशन इतनी फियरफुल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो लीस्ट फियर से मोस्ट फियरफुल सिचुएशन तक जाते हैं, उनको एक्सपोज करवा देते हैं, फिर साथ में रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, किसी को हाइट फोबिया होता है या किसी को ब्लड फोबिया होता है, सबसे पहले उनको ब्लड या हाइट का नाम ले लेते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, फिर रिलैक्स करवा देते हैं, फिर उनको पिक्चर दिखा देते हैं ब्लड की या इस तरह हाइट की, तो फिर उनको एंजाइटी होने लगती है, फिर उनको रिलैक्स करवा देते, फिर इमेजिन करवा देते हैं, अब इमेजिन करें, तब उनको दोबारा से एंजाइटी होने लगती है, फिर हम रिलैक्स करवा देते हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता उनका सामना उनके फेयर से करवाया जाता है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो ब्लड सामने रखे, पहले दूर करके फिर करीब लाके, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी फियर को एक्सपोज भी करवा देते हैं और रिलैक्स भी करवा देते हैं और उनकी फियर को ख़त्म करा देते हैं। ये एक्सपोजर थेरेपी है जिसमें हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। इस तरह उनके खौफ ख़त्म हो जाते हैं। जब तक एक्सपोज ना कराया जाए तब तक फियर ख़त्म नहीं होगा। लेकिन तरीके से वो एक्सपर्ट्स ही करते हैं, बिल्कुल ये एक बंदा खुद नहीं कर सकता, साइकोथेरेपिस्ट के पास ही जाना होता है। सीबीटी, एक्सपोजर थेरेपी, जितनी भी थेरेपी एक इंसान खुद पे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, साइकोथेरेपिस्ट ही करता है। एक पूरा प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, प्रॉपर सिस्टम होता है, एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है। ठीक है। अच्छा, कोई अभी ये बड़ा जो है इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, उनका आपस में कोई लिंक तो नहीं है, इसी तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को, रिलीजियस ओसीडी को। एक लास्ट मैसेज अगर आप सुनने वालों को देना चाहें तो वो क्या होगा जो इन सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? लास्ट मैसेज से पहले मैं ये बताना भूल गई, रिलीजियस ओसीडी को कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रिलीजियस ओसीडी पे अगर हम बात करें तो उसके लिए भी हम एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी यूज़ करते हैं। उसी तरह एक्सपोजर थेरेपी की तरह ये थेरेपी भी होती है कि पहले फियर से एक्सपोज करा देते हैं, फिर रिलैक्स करा देते हैं। जैसे अगर एक बंदे को डस्ट से ओसीडी है तो हम क्या करेंगे, एक नया डस्टबिन ले लेंगे, उसमें पेजेस फाड़ के रख देंगे। अब उनको क्या कहेंगे, एक्सपोज करा देंगे, उनको कहेंगे कि इसको टच कर दे। जब वो पहले तो करना नहीं चाहेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे, जब वो उस डस्टबिन को टच करेगा, एक्सपोज हो जाएगा, फिर उनको रियलाइज़ कराएंगे। वहाँ पे एंजाइटी बढ़ेगी, ये गंद है, ये जरासीम मेरे अंदर चला जाएगा। वहाँ पे रिलैक्सेशन दे के उनके अनरियलिस्टिक थॉट्स को रियलिस्टिक वे में फिर चेंज कर देते हैं कि ये जो इंटेंस फियर आप ले रहे हो ये इस कदर फियर नहीं है, इस कदर हार्मफुल नहीं है जितना हार्मफुल आप समझते हो। दीन ने तो आपकी ज़िंदगी आसान करनी थी, मुश्किल नहीं करनी थी। तो ये जो लोग इस ओसीडी का शिकार हो जाते हैं, इनकी तो लाइफ इतनी मुश्किल हो जाती है कि बिल्कुल तो दीन आपकी आसानी के लिए, आपकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए। रिलीजियोसिटी, अगर एक बंदा ज़्यादा हाईली रिलीजियस है, रिस्क फैक्टर है ओसीडी के, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हर किसी में ओसीडी होगी। बिल्कुल रिस्क फैक्टर है, चांसेस हो सकते हैं, हाईली रिलीजियस होना, रिलीजियोसिटी होना, इसमें चांसेस है ओसीडी के, क्योंकि उनको वो बार बार ऑब्सेशंस आते हैं और उन पे फिर कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। अच्छा, अब मैसेज पे बात आ गई। ठीक है, मैसेज बिल्कुल जी। मैं सबसे पहले अब लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में आप अवेयर हो जाए, जाने कि ये है क्या चीज़। अगर ऐसे कोई मसला आप लोगों को हो तो सबसे पहले अपनी लाइफ पे फोकस करें। सोचिए कि अगर इस पे आपने काम नहीं किया तो आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपके साथ साथ आपके बच्चों की, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब सिर्फ ख़ुद के लिए नहीं, पूरी फैमिली के बारे में सोचे और किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाए।
हेल्प ज़रूर लेनी है। हेल्प ज़रूर ले। पहले इन चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि बस ये ज़िंदगी की मुश्किलात है, आते हैं जाते हैं, वो आ जाते हैं पर जाते नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। मतलब ये मुश्किल आपने खुद अपने लिए क्रिएट की हुई है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसके लिए प्रॉपर हेल्प सीख करना कि वो तो कुछ दिनों के लिए आई थी एक परेशानी, अब उसने घर में बसेरा कर लिया। बिल्कुल ऐसी। और वो ख्यालात जो हैं वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं बीमारी की फॉर्म में। और ये एक ऐसी बीमारी है जो आप किसी को दिखा नहीं सकते। बिल्कुल, ये बिल्कुल वो इनविजिबल सी बीमारियां हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है ऐसे पेशेंट्स को। बिल्कुल। तो जज़ाकल्लाह खैर, जिस तरह मैंने बड़ा कुछ सीखा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।